हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है लॉर्ड्स ऑफ लिटरेचर पर। दोस्तों, आज हम इंग्लिश लिटरेचर के जिस बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर के बारे में डिस्कस करेंगे वो है मैथ्यू आर्नल्ड। मैथ्यू आर्नल्ड विक्टोरियन एज के राइटर थे और इन्हें थर्ड विक्टोरियन पोएट के नाम से भी जाना जाता है। ये ब्राउनिंग और टेनिसन के कंटेम्प्रेरी थे और पोइट्री के अलावा इनके कंट्रीब्यूशन को क्रिटिसिज्म में भी भुलाया नहीं जा सकता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। मैथ्यू आर्नल्ड थॉमस और मैरी आर्नल्ड के सबसे बड़े बेटे थे। इनका जन्म 24 दिसंबर 1822 को लालेहम में हुआ था। जॉन कीबल उनके गॉडफादर थे, जो कि ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के लीडर भी थे। 1828 में मैथ्यू आर्नल्ड के पिता रग्बी स्कूल के हेडमास्टर अपॉइंट किए गए, जो कि इंग्लैंड का सबसे अच्छा स्कूल था। जिस तरह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का हायर एजुकेशन में स्थान है, उसी तरह स्कूलिंग की फील्ड में रग्बी स्कूल वहाँ का बेस्ट स्कूल था। आर्नल्ड के पहले टीचर उनके अंकल जॉन थे, जो उन्हें घर पर ही ट्यूशन देते थे। 1835 में थॉमस आर्नल्ड ने लेक डिस्ट्रिक्ट में एक हॉलिडे होम लिया, जिसका नाम फॉक्स हाउस था। यहाँ उनके क्लोज फ्रेंड विलियम वर्ड्सवर्थ उनके नेबर थे। दोस्तों, ये जो शहर है बहुत ही फेमस है, लेक डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड में। ये बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और अगर आप नावल के शौकीन हैं तो आपने ज़रूर इसका जिक्र किसी न किसी नावल में ज़रूर पढ़ा होगा। तो यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ इनके पड़ोस में ही रहते थे और 1836 में आर्नल्ड को विंचेस्टर कॉलेज भेजा गया, लेकिन अगले साल वो वापस रग्बी स्कूल में आ गए। आर्नल्ड ने इसी समय से वर्स लिखनी शुरू कर दी थी, जिसके लिए उन्हें स्कूल में प्राइज भी मिलते थे। 1840 में 17 साल की उम्र में आर्नल्ड ने बैलियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड से मैट्रिकुलेशन किया और यहाँ 1841 में स्कॉलरशिप भी उन्हें मिली और 1844 में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ऑक्सफोर्ड में आर्नल्ड की फ्रेंडशिप आर्थर ह्यू क्लफ से काफ़ी गहरी हो गई, जो कि रग्बी स्कूल से ही पास आउट थे और उनके पिता के फेवरेट स्टूडेंट भी थे। आगे चलकर इनके ऊपर पोएम्स भी लिखी हैं आर्नल्ड ने, जिसे हम अभी डिस्कस करेंगे। 1842 में अचानक ही आर्नल्ड के फादर की डेथ हो गई और इस वजह से उनकी फैमिली को जो रग्बी स्कूल में रेजिडेंस मिला था उसे छोड़कर परमानेंटली फॉक्स हाउस में ही सेटल होना पड़ा। आर्नल्ड की पोयम क्रोमवेल को 1843 में नेविगेट प्राइज मिला। नेविगेट प्राइज सर रॉजर नेविगेट ने इस्टेब्लिश किया था 1805 में और ये ऑक्सफोर्ड के उन स्टूडेंट्स को मिलता था जो पोएम लिखते थे। ये पोएम कम से कम 300 लाइंस से कम की नहीं होनी चाहिए, ऐसी कंडीशन थी और ये अवार्ड मिला था आर्नल्ड को। अगले साल उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और 1845 में कुछ दिनों के लिए रग्बी स्कूल में पढ़ाने के बाद ही वॉज इलेक्टेड फेलो ऑफ ओरियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड। 1847 में आर्नल्ड लॉर्ड लैंसडाउन के प्राइवेट सेक्रेटरी बन गए और 2 साल बाद 1849 में उन्होंने अपनी पहली पोइट्री बुक द स्ट्रेट रेवलर पब्लिश कराई। 1850 में वर्ड्सवर्थ की डेथ हो गई और आर्नल्ड ने उनकी याद में मेमोरियल वर्सेस लिखी। इस वक्त आर्नल्ड शादी करना चाहते थे, लेकिन एक प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में उनकी सैलरी इतनी नहीं थी जो एक फैमिली को सपोर्ट कर सके। इसलिए उन्हें एक बेहतर जॉब की तलाश थी, जो आखिरकार अप्रैल 1851 में पूरी हुई, जब उन्हें इंस्पेक्टर्स ऑफ स्कूल्स की पोस्ट पर अपॉइंट किया गया। 2 महीने बाद ही उन्होंने फ्रांसिस लूसी से शादी की, जो कि जज सर विलियम व्हाइटमैन की बेटी थी। आर्नल्ड को उनकी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स की जॉब की वजह से अक्रॉस इंग्लैंड लगातार ट्रैवल करना पड़ता था। आर्नल्ड ने खुद इस बारे में लिखा है कि ये बहुत ही टफ जॉब थी और उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन इसका एक बेनिफिट ये हुआ कि उस दौर के दूसरे राइटर या पॉलिटिशियन जो कि बड़े शहरों में ही रहते थे की तुलना में आर्नल्ड इंग्लैंड और वहाँ के लोगों को कहीं बेहतर तरीके से समझते थे। 1852 में आर्नल्ड ने अपनी पोएम्स का सेकेंड वॉल्यूम एम्पेडोक्लीज ऑन एटना एंड अदर पोएम्स के नाम से पब्लिश कराया।
नेक्स्ट ईयर 1853 में उन्होंने पोएम्स अ न्यू एडिशन पब्लिश कराई, जिसमें सोहराब एंड रुस्तम और द स्कॉलर जिप्सी जैसी फेमस पोएम्स शामिल थीं। अगले साल 1854 में पोएम्स सेकेंड सीरीज आई, जिसमें एक नई पोएम बाल्डर डेड भी शामिल थी। ऑर्नल्ड को 1857 में ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर ऑफ पोएट्री अपॉइंट किया गया, और जहां पर वो लेक्चर देने वाले इंग्लिश लैंग्वेज में पहले प्रोफेसर बने। इसके पहले के जितने भी प्रोफेसर होते थे या जितने भी वहाँ लेक्चर होते थे, वो सब लैटिन लैंग्वेज में होते थे। तो इंग्लिश लैंग्वेज में लेक्चर की शुरुआत करने का क्रेडिट ऑर्नल्ड को जाता है। ऑन ट्रांसलेटिंग होमर और कल्चर एंड अनार्की का इनिशियल थॉट इसी समय में तैयार हुआ था, यानी जब वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ा रहे थे उसी वक्त में इन्होंने ये सारी चीज़ें तैयार की थी। पार्लियामेंट की तरफ से ऑर्नल्ड को 1859 में यूरोपियन एजुकेशनल प्रैक्टिसेस को स्टडी करने के लिए यूरोप की ट्रिप पर भेजा गया। पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट की इस तरह की 3 ट्रिप की थी ऑर्नल्ड ने, और वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को अच्छी तरह से स्टडी करने के बाद इसी एक्सपीरियंस के बेस पर ऑर्नल्ड ने 1861 में द पॉपुलर एजुकेशन ऑफ फ्रांस पब्लिश की, जिसका इंट्रोडक्शन 1879 में डेमोक्रेसी टाइटल से पब्लिश हुआ। 1865 में ऑर्नल्ड ने एसेज इन क्रिटिसिज्म फर्स्ट सीरीज पब्लिश की, जिसका सेकेंड पार्ट उनकी डेथ के कुछ समय बाद नवंबर 1888 में पब्लिश हुआ था। ऑर्नल्ड के बेस्ट फ्रेंड आर्थर ह्यू क्लफ ऑर्नल्ड के बेस्ट फ्रेंड आर्थर ह्यू क्लफ की 1861 में डेथ हो गई थी, जिनकी याद में लिखी गई एलजी थायरसिस 1866 में पब्लिश हुई। सोशल क्रिटिसिज्म की फील्ड में ऑर्नल्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क कल्चर एंड अनार्की 1869 में पब्लिश हुआ। सोशल क्रिटिसिज्म की फील्ड में इनका काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। रिलीजियस क्रिटिसिज्म पर ऑर्नल्ड का वर्क लिटरेचर एंड डॉगमा 1873 में आया। तो देखिए, सोशल क्रिटिसिज्म जो है ये, इसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए, और इसके अलावा ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। ऑर्नल्ड ने इंग्लिश सोसाइटी को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, यानी उनका कहना है कि जो इंग्लैंड के लोग हैं वो मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से हैं ये? पहले हैं बारबेरियंस। बारबेरियंस मतलब एरिस्टोक्रेसी, यानी वो लोग जो अमीर हैं, जिनका सारे रिसोर्सेज पे कंट्रोल है, वो न्यू आइडियाज के लिए इंसुलर हैं, ऐसा मानना है ऑर्नल्ड का। यानी क्योंकि इनकी लाइफ ऑलरेडी बहुत अच्छी चल रही है, सब कुछ इनके फेवर में है, तो ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी किस्म का कोई भी बदलाव हो और जैसा है वैसा ही चलता रहे। इसलिए ये किसी भी नए आइडिया को अडॉप्ट नहीं करते हैं, वेलकम नहीं करते हैं। दूसरा जो पार्ट है वो है फिलिस्तीन्स, यानी कि मिडिल क्लास। और ऑर्नल्ड के हिसाब से ये लोग वल्गैरिटी और डलनेस की लाइफ जी रहे हैं। इसका मतलब है कि ये केवल सेल्फ बेनिफिट में ही लगे रहते हैं और डल हैं, मतलब कि बहुत डलनेस की लाइफ है। ये एजुकेशन के इंपॉर्टेंस को नहीं समझते हैं, इसको ज़रा भी महत्व नहीं देते हैं, और हर किस्म के रिसोर्स को केवल अपने बेनिफिट में बड़े ही वल्गर तरीके से यूज़ करते हैं। जबकि जो तीसरा पार्ट है पॉपुलेंस, यानी कि लोअर क्लास, और ये क्लास सिर्फ इसी चीज़ में लगा रहता है कि किस तरह से उन्हें फूड मिल जाए, बियर मिल जाए। इसके अलावा वो किसी भी और चीज़ के बारे में नहीं सोचते हैं। तो आर्नल्ड का ऐसा विचार था या उनका ऐसा मानना था कि हो सकता है कि जो मिडिल क्लास है वो फ्यूचर में अपने कल्चर के महत्व को समझे और सोसाइटी के लिए कुछ बेनिफिट बन सके, क्योंकि इसी से उन्हें उम्मीद है। बाकी जो 2 क्लास हैं वो तो किसी भी किस्म के बदलाव में शामिल नहीं हो सकते। तो कल्चर से यहाँ पर उनका मतलब था कि नॉलेज ऑफ द बेस्ट दैट हैज़ बीन थॉट एंड सेड इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया के किसी भी हिस्से में जो सबसे अच्छी बात कही गई हो या सोची गई हो, उसका नॉलेज होना ही कल्चर है। तो इस बारे में हम लोग और आगे भी डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे एक वीडियो बनाएं और इनका रिलीजियस क्रिटिसिज्म पर भी बात करेंगे, लेकिन वो किसी और वीडियो में होगा, यहाँ पॉसिबल नहीं हो सकता। तो अब चलिए आगे चलते हैं। 1883-84 में आर्नल्ड यूएस और कनाडा टूर पर गए, जहां उन्होंने एजुकेशन, डेमोक्रेसी और राल्फ वाल्डो एमर्सन के ऊपर लेक्चर दिया।
राल्फ वाल्डो एमर्सन को उनके मिडिल नेम वाल्डो से जाना जाता है और वो यूनाइटेड स्टेट्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट एसेइस्ट, लेक्चरर और इंडिविजुअलिस्ट थे। उनका इंडिविजुअलिज्म के ऊपर उनका काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी साल आर्नल्ड को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस का फॉरेन ऑनरेरी मेंबर भी बनाया गया। अपनी स्कूल्स इंस्पेक्शन की जॉब से आर्नल्ड 1886 में रिटायर हो गए और इसके 2 साल बाद 1888 में आर्नल्ड की अचानक ही हार्ट फेल्योर से डेथ हो गई। वो अपनी बेटी को, जो कि अमेरिका में ही सेटल हो गई थी और यूनाइटेड स्टेट्स से वापस लौट रही थी, उन्हें वो रिसीव करने जा रहे थे। उसी समय ट्रेन पकड़ते वक्त उन्हें हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और अब तक आप ये चैनल भी सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर नहीं किया है तो आप अभी भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।